या था गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट तुम लोगों ने पढ़ लिया, उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मंडे को तुम लोगों का टेस्ट है गैसेस स्टेट का। यस सर, एक डाउट है। डाउट है? किस क्वेश्चन में डाउट है? यस सर। कहाँ पर डाउट है बेटा? सर क्वेश्चन नहीं सर। हाँ, सर जब एक ग्राफ था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर वाला, सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। ओके, तो मैं यही बता दे रहा हूँ। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का जो ग्राफ है, मैंने इस तरह से बनवाया था ग्राफ को। यहाँ पर है जेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर पी यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट है वो जेड इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आइडियल गैस अगर बात करोगे तो ये है अगर तुम्हारा जेड इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस, तो डॉट डॉट जो जेड लाइन दिख रहा है जेड इज इक्वल टू 1 है, और ये जो गैस होगा वो गैस होगा आइडियल गैस, ठीक है। अब जो गैस है, गैस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो गैस के लिए जेड इज ग्रेटर देन 1 होगा या फिर जेड इज लेस देन 1 होगा। अगर किसी गैस के लिए जेड इज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब इस तरह से ऊपर जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। तो इन सब गैस के लिए जो जेड है जेड इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और कुछ गैसेस के लिए जो जेड है जेड इज लेस देन 1 होगा। तो ये है तुम्हारा जेड इज लेस देन 1। तो जैसे ये हो गया तुम्हारा अमोनिया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा किस गैस के लिए जेड इज ग्रेटर देन 1 है, किसके लिए लेस देन 1 है? तो जिस गैस में अट्रैक्टिव फोर्स कम है ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। नॉन पोलर हो, है ना, लेस अट्रैक्टिव फोर्स हो, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स ना हो, लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो उसके लिए जेड इज ग्रेटर देन 1 होगा, और वो ग्राफ जेड इज इक्वल टू 1 से ऊपर लाई करेगा, ऊपर वाला। और अगर गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, क्या होगा बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना, अगर डोमिनेट करेगा तो वो कर्व नीचे से ऊपर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यही ग्राफ मैंने बताया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर पी। और कोई डाउट है? टेम्परेचर का रिलेशन। जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। जिस तरह से फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, विस्कोसिटी को तुम फ्रिक्शन फोर्स अज्यूम करो, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, फिर अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होता था, उस तरह से विस्कोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके सर। और किसी कोई डाउट है? डाउट नहीं है? आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है फिजिक्स में तुम्हें पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना, मतलब कि ये जो चैप्टर है दो दो बार तुम पढ़ोगे, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। और इसीलिए तुम सोचते बेटा इसका जो इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होगा थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो यहाँ जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसको देख लो। अगर तुम बात करोगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, एंथैल्पी, हेस लॉ, हीट ऑफ रिएक्शन, फ्यूजन, वेपराइजेशन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। अगर तुम बात करोगे फिजिक्स का, तो फिजिक्स में जो तुम्हारा सिलेबस है यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक है, फर्स्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, और केमिस्ट्री में पूरा पढ़ना है नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। पूरा वाला फर्स्ट लॉ भी पढ़ना है तुम्हें, और इसके अलावा सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है जेई एडवांस का। मेंस का सिलेबस क्या होगा बेटा, तो मैंने जेई एडवांस सिलेबस बता दिया। मेंस का सिलेबस वही है जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें एडवांस भी इंक्लूडेड है, जेई मेंस भी इंक्लूडेड है, और साथ में जो एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ रहे हो बेटा वो भी है। तो जेई मेंस बेसिकली एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जितना भी चीज़ लिखा गया है सब लाइन टू लाइन
है ना, तो पूरा का पूरा ही तुम्हारा जेई मेन का सिलेबस है। तो आ जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका यूज क्या है और क्यों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। आप तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे बेटा, द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल डायनेमिक्स मतलब फ्लो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज फ्लो ऑफ हीट, it deals with energy changes accompanied all type of physical and chemical process। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांजिट होगा, बदलेगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी एक फॉर्म से फॉर्म में, इसी को तुम थर्मोडायनेमिक्स बोलोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी बेटा, सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, इट हेल्प्स टू ले डाउन the criteria for predicting feasibility or spontaneity of process, including a chemical reaction under a given set of condition। जैसे मानो तुमने कोई केमिकल रिएक्शन लिखा, वो केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कोई तुमने एक मशीन बनाया, इंजन बनाया, हीट इंजन बनाया, क्या वो हीट इंजन वर्क करेगा या नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, फिजिबिलिटी है या नहीं है, अगर होगा तो एक्सटेंट क्या होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये तुम पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। तो आगे जाते हैं, आगे हम लोग पढ़ना है कुछ बेसिक टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो बेसिक टर्म्स में क्या क्या देखना हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला बेसिक टर्म्स में सिस्टम, ठीक है। तो अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है तो तुम्हें सिस्टम और सराउंडिंग को समझना होगा। तो सिस्टम क्या होगा बेटा, सिस्टम वो पार्ट होगा यूनिवर्स का जहां पर तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जहां पर तुम हीट को एनालाइज कर रहे हो, जो चेंज ऑफ हीट है, एनर्जी है, तो तुम एनालाइज कर रहे हो, उस पार्ट को, यूनिवर्स के उस पार्ट को तुम बोलोगे सिस्टम। तो सिस्टम एक सेल भी हो सकता है, एक बीकर भी हो सकता है, एक टेस्ट ट्यूब भी हो सकता है, जहां पर तुम एनालिसिस करोगे, ठीक है, वो पार्ट तुम्हारा सिस्टम होगा। तो सिस्टम के अलावा जो बच गया यूनिवर्स का पार्ट, उसको तुम सराउंडिंग बोलोगे। जैसे तुमने यहाँ पर एक बीकर दिख रहा होगा, बीकर में कुछ केमिकल तुमने रखा है, तो ये जो बीकर है, बीकर तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो केमिकल है ना, केमिकल में तुम एनर्जी को एनालाइज कर रहे हो। और इस बीकर के अलावा यूनिवर्स का जो पार्ट है उसको तुम सराउंडिंग बोलोगे। इसका मतलब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को तुम दो पार्ट में इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे यूनिवर्स, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम क्या होगा बेटा, तो सिस्टम वो पार्ट होगा जहां पर तुम स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। तो सराउंडिंग क्या होगा बेटा, अगर मान लो तुम क्लासरूम में या फिर तुम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो जो लेबोरेटरी का इन्वायरमेंट है वो डायरेक्टली सिस्टम के कांटेक्ट में है। तो जो लेबोरेटरी है बेटा, पूरा पूरा लेबोरेटरी, वही तुम्हारा सिस्टम सराउंडिंग होगा, ठीक है। और उसी लेबोरेटरी के अंदर तुम्हारा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग जो यूनिवर्स मतलब पूरा पूरा अर्थ प्लस सन सोलर सिस्टम तुम लेके चल रहे हो, वो यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स मतलब कि जो डायरेक्ट सिस्टम से इंटरेक्ट करे, वो पार्ट यूनिवर्स का जो डायरेक्ट सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, उसी को तुम सराउंडिंग बोलोगे, ठीक है। इतना समझ में बेटा, सिस्टम का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो यहाँ पढ़ लेते बेटा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए सिस्टम इज डिफाइंड एज एनी स्पेसिफाइड portion of matter under study which is separated from the rest of the universe with a bonding surface। A system may consist one or more substances। सिस्टम में ज्यादा सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम को डिफाइन किया गया। अब आगे यहाँ लिखा हुआ नीचे यूनिवर्स, यूनिवर्स भी मैंने बता दिया यूनिवर्स क्या होगा, तो यहाँ पर भी लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सिस्टम का, और सराउंडिंग का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। The rest part of the universe which might be a person to exchange energy and matter with the system is called surrounding, ठीक है। मतलब जो सिस्टम से डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, जो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा हो, उस पार्ट को तुम सराउंडिंग बोलोगे। तो सिस्टम और सराउंडिंग का तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम लोग पढ़ना है टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो कितने टाइप के सिस्टम होता है हमें देखना है यहाँ पर।
टाइप ऑफ सिस्टम आ जाते हैं बेटा, है ना, टाइप ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम क्या था, अभी मैंने ऊपर बताया था, यूनिवर्स का वो पार्ट, है ना, जहां पर तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वो तुम्हारा सिस्टम होगा। तो ये तुम्हारा हो गया यूनिवर्स पूरा पूरा, ये होगा तुम्हारा सराउंडिंग, और ये होगा तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, तो जो सिस्टम है, सिस्टम 3 टाइप का हो सकता है। जो सिस्टम है, ये सिस्टम 3 टाइप का हो सकता है। एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड, और तीसरा यहाँ लिखा हुआ है आइसोलेटेड। ठीक है, तो जो सिस्टम है 3 टाइप का हो गया, 1 2 3 ABC यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसको कैसे क्लासीफाई किया तुमने सिस्टम और सराउंडिंग इस सिस्टम को, तो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 1 पर आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को देखो, ये तुम्हारा जो सिस्टम है, इसको तुम बोलोगे आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो सिस्टम है इस बाउंड्री से बना हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर का जो बाउंड्री है वो सिस्टम तुम्हारा है, और इस सिस्टम के अंदर कुछ मटेरियल होगा, कुछ सब्सटेंस होगा, है ना। और इस सब्सटेंस का न तो मैटर सिस्टम से बाहर निकल पा रहा है, न तो एनर्जी बाहर जा पा रहा है। मतलब सिस्टम के अंदर मैटर भी है और सिस्टम के अंदर एनर्जी भी कन्फाइन है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे सिस्टम तुम बोलोगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, पूरा पूरा आइसोलेट हो गया है। दूसरा सिस्टम है ओपन सिस्टम। देखो ये नंबर 1 वाला है ओपन सिस्टम, है ना। तो ओपन सिस्टम क्या हुआ बेटा, यहाँ पर मैटर भी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकता है, और एनर्जी भी देखो ट्रांजिशन, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है ना। तो अगर मैटर के साथ साथ एनर्जी भी सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलोगे ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों को ओपन सिस्टम का स्टडी नहीं करना है। आ जाते हैं क्लोज्ड सिस्टम में। तो क्लोज सिस्टम क्या है, तो क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पर, ठीक है, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पर एनर्जी तो आराम से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो मैटर है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सिस्टम के अंदर है, इसको तुम क्या बोलोगे बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का, तो ये एग्जांपल था बेटा थर्मोफ्लास्क। अगर तुम थर्मोफ्लास्क की बात करोगे तो थर्मोफ्लास्क के बाहर हीट तो नहीं जा पाएगा, और यहाँ पर कैप लगा हुआ है। अगर कैप लगा हुआ तो मैटर भी इस सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। तो सिस्टम से बाहर न तो मैटर जा रहा है, तो एनर्जी रहा है। जो थर्मोफ्लास्क है, थर्मोफ्लास्क तुम्हारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे तुम ओपन बीकर, बीकर में कोई तुम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, बीकर है, बीकर यहाँ पर है, तुम कोई रिएक्शन यहाँ परफॉर्म कर रहे हो बीकर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो बीकर है, बीकर से जो पार्टिकल है, पार्टिकल भी वाइब्रेट हो सकता है, और साथ में यहाँ पर एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ओपन सिस्टम मतलब अगर लीड तुमने नहीं लगाया है, ठीक है, तुमने बीकर ऊपर लीड नहीं लगाया है, तो क्या होगा बेटा, ये ओपन सिस्टम। अब बस इसी बीकर को तुम कवर कर दो ग्लास, वाश ग्लास से तुमने बीकर लिया, इसको तुमने कवर कर दिया ऊपर से। अगर कवर कर दिया तो इस ग्लास के थ्रू तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, लेकिन जो मैटर है, मैटर इस सिस्टम के अंदर ही रहेगा, है ना। तो इसको तुम बोलोगे क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आ गया बेटा? एग्जांपल दोबारा बता दीजिए। ओपन सिस्टम में तुमने बीकर लिया, बीकर में कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, बीकर, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, बीकर। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, क्लोज्ड बीकर। ठीक है, क्लोज्ड बीकर जो होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या होगा बेटा, ये थर्मोफ्लास्क हो गया, थर्मोफ्लास्क। ठीक है, जो थर्मोफ्लास्क है वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। नोट कर डालो। सर रियल लाइफ में तो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल होता है। हाँ
ठीक है, कुछ भी आइडियल नहीं होता। अभी आइडियल का कुछ तूने पढ़ लिया है ना, कुछ भी आइडियल नहीं होता, हम लोग कुछ आइडियल तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम लोग पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जो प्रॉपर्टी और दो टाइप होता है ना, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, जैसे तुमने एक सिस्टम लिया, ये तुम्हारा हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर तुम्हारा सिस्टम है ना। तो सिस्टम में तुमने केमिकल या फिर कोई गैस वगैरह रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर अब तुम्हें इसको एनालाइज करना है। तो सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जो जो वेरिएबल्स होते हैं, सिस्टम तुम्हें स्टडी करना, एनालाइज करना है। इस सिस्टम को एनालाइज करने के जो जो वेरिएबल्स होगा, उसी वेरिएबल्स तुम क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ढेर सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं यहाँ पर। तो सिस्टम को स्टडी करने के लिए, सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो वेरिएबल हम यूज करते हैं, उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ। तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है। जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, प्रॉपर्टी दो टाइप होगा, एक्सटेंसिव होगा या फिर इंटेंसिव होगा। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है। और इंटेंसिव क्या होगा, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे। तो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज दैट which depends upon the amount of substance present in the system like mass, volume and energy। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड हो, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड हो, उसको तुम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलोगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो मतलब यहाँ पर एक्सटेंसिव क्या होगा, मास डिपेंडेंट। ठीक है, जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगा, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी तुम बोलोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? जो भी प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड होगा, उसको तुम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस यस ओके, यस सर। अगर कोई प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट हो, अगर कोई प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट, तो मास इंडिपेंडेंट, तो जो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसको तुम क्या बोलोगे बेटा, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों प्रॉपर्टी, एक तुम्हारा हो गया मास डिपेंडेंट, दूसरा हो गया मास इंडिपेंडेंट। तो अब देखो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन कौन से हो सकते हैं। अगर तुम बात करोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या होगा बेटा, एक तो तुम्हारा मास हो गया, ठीक है, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम, ठीक है, तीसरा क्या होगा बेटा, एनर्जी। ठीक है, मतलब कि अगर तुमने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया, तुमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम भी इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है या फिर जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है, डेल्टा एच हो गया एंथैल्पी, है ना, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हो गया, ठीक है, उस तरह से डेल्टा जी हो जाएगा। तो ये सब जो डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी तुम आगे पढ़ोगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में। जो एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, जितने भी एनर्जी है वो क्या होगा बेटा, मास डिपेंडेंट हो, मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर तुम बात करोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, इंटेंसिव, तो इंटेंसिव मतलब क्या होगा बेटा, मास इंडिपेंडेंट, ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा।
तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ टेम्परेचर, ठीक है। तुमने यहाँ क्या किया बेटा, एक ग्लास रॉड लिया यहाँ पे इस तरह से, इस ग्लास रॉड को तुमने हीट किया, जो ग्लास रॉड इसको हीट कर लिया है ना, गर्म हो गया, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दो, तो क्या हाफ डिवाइड करने पर जो टेम्परेचर वो भी हाफ हो जाएगा इस हाफ पार्ट का? नहीं, उतना ही रहेगा, है कि नहीं। तुमने एक कप टी लिया, एक कप टी लिया, मैंने चाय ले लिया, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो चाय को डिवाइड करने पर क्या उसका टेम्परेचर भी डिवाइड हो जाएगा, 50% हो जाएगा और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर आ जाएगा उसी तरह से, प्रेशर हो गया, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, विस्कोसिटी मैंने बताया था, विस्कोसिटी, है ना। तो विस्कोसिटी भी क्या है बेटा, मास इंडिपेंडेंट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है। सर डेंसिटी तो कैसे है, डेंसिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी तुमने यहाँ पर लिया है ना, उससे तुमने वाटर ले लिया, वाटर डेंसिटी क्या होता है बेटा, वाटर का डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml होता है कि नहीं, वाटर का डेंसिटी, है ना। अब तुम वाटर 1 लीटर लो, चाहे वाटर 1000 लीटर ले लो, डेंसिटी उतना ही रहेगा कि नहीं उसका, वाटर का, है ना। इसका मतलब जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो गया, मास इंडिपेंडेंट, ठीक है। मास को चेंज करो, अमाउंट को चेंज करो, वहां पर उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाला, अमाउंट चेंज नहीं होने वाला, तो क्या हो जाएगा, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। समझ में आ गया सबको ये? यस सर। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेंसिटी समझ में नहीं आ रहा बेटा, वाटर की डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो फार्मूला मत जाओ बेटा, फार्मूला तो देखोगे तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गया कंसंट्रेशन में, तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो फार्मूला मत जाओ, ठीक है। और तुम देखोगे यहाँ पर तो प्रेशर वाले जो फार्मूला उसमें भी तुम आ जाएगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स क्या होता है बेटा, है ना, एम ए मास टू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय, है ना। तो अब देखो मास तो हर एक में आ जाएगा, तो मास पर तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें समझना है बेटा, तुम जो मैटर है, मैटर को डिवाइड करते रहो, तो क्या वो प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो गया, इस तरह सोचो, है ना। तुमने क्या किया, 1 लीटर वाटर ले लिया, वाटर तुमने 1 लीटर ले लिया, है ना। अब इसको 50-50 डिवाइड कर दो, तो क्या डेंसिटी कम हो जाएगा? नहीं, ठीक है। इस तरह से जिम करो, समझ में आ गया? तो स्टेट ऑफ द सिस्टम, आगे हमने पढ़ना है स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम हैव a definite value, the system is said to be in definite state. Whenever there is a change in any of these microscopic property, the system is said to change in a different state. Thus, the system is fixed by its microscopic property. तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है हम लोग देखेंगे। जैसे तुमने क्या किया, यूनिवर्स में एक सिस्टम ले लिया, यूनिवर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम तुमने डिफाइन किया, जब भी सिस्टम ले जाएगा सिस्टम को डिफाइन करते हैं, इसको एनालाइज करने के लिए। और अगर उसको एनालाइज कर रहे हो तो उसको डिफाइन करोगे, तो कैसे डिफाइन करोगे, तुम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को फिक्स करोगे। जैसे इसका यहाँ पर प्रेशर होगा, है ना, प्रेशर होगा 1 atm, ठीक है, 1 atm प्रेशर ले लिया तुमने यहाँ पर, ठीक है। 273 तुमने यहाँ पर, या फिर 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया, ठीक। कुछ टेम्परेचर तुमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि इसका टेम्परेचर ये होना चाहिए, इसका वॉल्यूम तुमने फिक्स कर लिया, इसका कंसंट्रेशन तुमने फिक्स कर लिया, इसका डेंसिटी ये होना चाहिए ना। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है तुमने फिक्स कर दिया। तो अब ये जो सिस्टम है, इस देखो बेटा, यूनिवर्स में तुमने सिस्टम को लिया, यूनिवर्स के अंदर ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा हो गया यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर तुम्हारा सिस्टम,
और इस सिस्टम को तुमने वेल डिफाइन किया, डिफाइन किया इसको। किसी भी चीज को अगर हम लोग स्टडी करते हैं उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करोगे कि सिस्टम का प्रेशर ये होगा, टेम्परेचर ये होगा, वॉल्यूम ये होगा, कंसंट्रेशन इतना होगा और डेंसिटी इतना होगा, और भी कुछ होगा प्रॉपर्टी यहाँ पर, है ना। सबको तुमने फिक्स कर दिया। तो फिक्स करने पर जो तुम्हारा सिस्टम है वो वेल डिफाइंड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा वेल डिफाइंड सिस्टम। और वेल डिफाइंड सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम इस स्टेट में, इस वेल डिफाइंड स्टेट में है जहां पर प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, कंसंट्रेशन इतना होगा, डेंसिटी इतना होगा, और भी ब्ला 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 इतना 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 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो सिस्टम को तुम स्टडी करने से पहले डिफाइन करते हो। कैसे डिफाइन करोगे? जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को फिक्स है तुम डिफाइन करोगे। तो वेल डिफाइंड सिस्टम को ही स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, उसको स्टेट बोलोगे, ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। इतना समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। तो स्टेट ऑफ सिस्टम समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल्स पर, ठीक है। स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल्स देखो यहाँ पर, सिंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज विद चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, है ना। जो तुमने यहाँ पर सिस्टम को डिफाइन किया, ठीक है, एक भी अगर प्रॉपर्टी को चेंज कर दोगे तो सिस्टम का जो स्टेट हो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? होगा ना? यस सर। किसी भी वेरिएबल को तुमने वेरिएबल यहाँ पर लिया है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, किसी एक को चेंज कर दोगे तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सिंस द स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज्ड with change in any of the macroscopic property, these properties are called state variables or thermodynamics parameter, which depends only upon the initial and final state of the system and independent to the manner as to how the change is brought are called state function. Some common state function are internal energy, enthalpy, entropy, free energy, pressure, temperature और वॉल्यूम। तो इतना सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको हम लोग समझेंगे मन, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया बेटा कि जो तुम्हारा वेरिएबल है यहाँ पर, वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल तुम चेंज कर दोगे तो जो स्टेट ऑफ द सिस्टम वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तुमने वेरिएबल टी को मान लो चेंज किया, जो सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो वेरिएबल सिस्टम का स्टेट चेंज कर रहा है उस वेरिएबल को लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल तुमने लिया है सब वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम का स्टेट चेंज कर रहा है ना। अगर तुम इसमें कुछ चेंज ला दोगे तो जो सिस्टम का स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है बेटा स्टेट वेरिएबल क्या होगा? यस सर। हाँ, तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसको चेंज करने पर सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाए उसको स्टेट वेरिएबल बोलोगे, ठीक है। तो जो स्टेट वेरिएबल है उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ वैल्यू होता है, कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टी होते हैं, उसको देखोगे। तो जो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा, है ना। इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर स्टेट वेरिएबल डिपेंड करेगा, ठीक है। बीच में किस पाथ से तुम गए हो, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मान लो तुमने इस पाथ से गए हो या फिर इस पाथ से जा रहे हो, जो पाथ है, पाथ बताऊंगा कि केमिस्ट्री में पाथ क्या होता है, आगे तुम्हें पढ़ना होगा। लेकिन ये जानो बेटा जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे वही क्या होगा तुम्हारा स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, state thermodynamic parameter which depends only upon the initial and final state of the system
and independent of the manner as to how the change is brought, it's called state function. ठीक है. Some common state function are internal energy, entropy, free energy, pressure, temperature, volume, etc. ठीक है. समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes. तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं पढ़ा. हाँ बोलो. सर स्टेट फंक्शन और वेरिएबल सेम है? बेटा तुमने मैथ में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है क्या? क्या बेटा यहाँ पर एक फंक्शन है ना, y क्या बेटा? y एक फंक्शन है. तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ पर x है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हो गया, इक्वेशन हो गया. यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हो गया. ठीक है. और यहाँ पर वेरिएबल x है और y क्या बेटा? फंक्शन है. तो जो फंक्शन है बेटा केमिस्ट्री में इस तरह फंक्शन होता है. जो तुमने यहाँ पर लिया एंट्रोपी ले लिया, एंथैल्पी ले लिया, इंटरनल एनर्जी ले लिया, ये भी इस तरह से जो अलग अलग वेरिएबल तुमने लिया है. यहाँ पर प्रेशर हो गया, प्रेशर तुमने देखो सिस्टम तुमने डिफाइन किया है. सिस्टम कैसे डिफाइन किया बेटा? सिस्टम को तुमने डिफाइन किया प्रेशर से, टेम्परेचर से, वॉल्यूम से. ठीक है. तो यहाँ पर पी टी वी क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेरिएबल्स. और यू क्या होगा तुम्हारा? फंक्शन. क्योंकि जो फंक्शन तुम्हारा यू है दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम. अब उसी तरह से बेटा इसी क्वेश्चन तुम थोड़ा सा इंटरचेंज करते हो. यहाँ पर लिखते हो x इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस सी, है ना. तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा? y वेरिएबल जो है, x तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा. इसका मतलब जो स्टेट वेरिएबल है कहीं कहीं पर स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन तरह बिहेव करेगा और कभी कभी स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल तरह बिहेव करेगा. ठीक है. ओके सर. समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. और किसी कोई डाउट है? आगे चलते हैं. आगे पढ़ना हम लोगों को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके बेटा. तो यहाँ पर तुमने पढ़ लिया स्टेट वेरिएबल्स. एक होता बेटा पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पाथ फंक्शन. तो पाथ फंक्शन क्या होता है उसको देख लो. यहाँ मैंने नहीं लिखा है पाथ फंक्शन. ठीक है. जो पाथ फंक्शन है वो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड पाथ. ठीक है. पाथ तीनों पर डिपेंड करेगा. द फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट ऑफ द फंक्शन, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड पाथ ऑफ द सिस्टम आर नोन एज पाथ फंक्शन. ठीक है. तो अगर इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है, तो उसको तुम बोलोगे पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन केवल दो तुमने पढ़ना है बेटा. यहाँ पे जो पाथ फंक्शन है एग्जांपल यहाँ पर दो है. ठीक है. और ये बहुत इजी एग्जांपल है, तुम्हें याद करना है बेटा. हीट एंड वर्क. ठीक है. तो ये दोनों ही क्या है बेटा? पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन. ठीक है. तो इसको भी नोट कर लो पाथ फंक्शन को. अगर पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट के अलावा, इसको पाथ फंक्शन बोलोगे. और एग्जांपल हीट एंड वर्क और पाथ फंक्शन. सर पाथ क्या है? पाथ आगे है, यहाँ पर बता रहा हूँ. हो गया बेटा? ओके. अब देखो जो थर्मोडायनेमिक पाथ है, पाथ को यहाँ पर प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. जो थर्मोडायनेमिक पाथ है उसको तुम क्या बोलोगे बेटा? प्रोसेस. ध्यान देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड देयर टाइप. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तुमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम को वेल डिफाइन किया, ये तुम्हारा सिस्टम हो गया, इसको वेल डिफाइन किया.
तो यहाँ जो सिस्टम का स्टेट है स्टेट 1 हो गया, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, जो सिस्टम है जो स्टेट है, स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ, है ना, यहाँ जो वेरिएबल होगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सबको इन सबसे तुमने इसको डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेट में होगा, यहाँ पर स्टेट 1 तुमने बोल दिया। अब क्या किया तुमने, यहाँ पर किसी एक वेरिएबल में चेंज ला दिया, या तो प्रेशर में, या फिर वॉल्यूम में, या फिर टेम्परेचर में, या फिर तीनों में चेंज ला दिया, या फिर 2 में चेंज ला दिया। किसी भी तरह तुमने जिसका जो स्टेट है स्टेट को चेंज किया, ठीक है। जब स्टेट को चेंज करोगे तो यहाँ जो स्टेट है सिस्टम का वो स्टेट 2 हो जाएगा बेटा। एंड अगेन स्टेट 2 इज फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पर जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, मान लेते हैं यहाँ जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, ये यहाँ पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और यहाँ प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो अब यहाँ जो सिस्टम का स्टेट है स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया। स्टेट 1 से स्टेट 2 में लाने की तुमने क्या चेंज किया बेटा, यहाँ पर या तो प्रेशर को चेंज किया, या फिर वॉल्यूम को चेंज किया, फिर टेम्परेचर को चेंज किया, है ना। तो यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पर चेंजेस कर रहे हो। तो जो सिस्टम है सिस्टम का स्टेट 1 स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया चेंज ऑफ वेरिएबल, सॉरी चेंज ऑफ स्टेट। चेंज तुमने स्टेट को कैसे चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड देयर टाइप्स में द ऑपरेशन बाय व्हिच, ऑपरेशन मतलब तुमने यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज किया, ठीक है। द ऑपरेशन बाय व्हिच ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जो स्टेट है स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया, ठीक है। यहाँ से सिस्टम इस स्टेट में आ गया, तुमने कोई चेंज किया यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में। ऑपरेशन बाय व्हिच ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड ए प्रोसेस। Whenever a system changes from one state to another, is it accompanied by change in energy? In case of open system, इसको आगे बोलिए, in case of open system, there may be change of matter as well, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज होगा, एनर्जी का चेंज होगा या फिर मैटर का चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज होता है, मतलब जो सिस्टम का स्टेट है स्टेट 1 से स्टेट 2 में कैसे जाएगा, तुम जो वेरिएबल्स है वेरिएबल को चेंज लाओगे। यहाँ पे जो स्टेट वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल को चेंज लाओगे तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा बेटा किस तरह से तुम स्टेट को चेंज करते हो। और ये जो तुम चेंज ला रहे हो बेटा उसको बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हो उसको बोलते हैं ऑपरेशन, और इसी ऑपरेशन को बोलते हैं पाथ या फिर प्रोसेस। यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप के प्रोसेस होंगे या कितने टाइप का ऑपरेशन हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे अगर तुम्हें स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के लिए यहाँ पर 7 टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, है ना। तुमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया और बाकी सबको चेंज किया, प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज किया। तो क्या हो गया बेटा, जब प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज करोगे तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाएगा सिस्टम, है ना। और इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर और कांस्टेंट है जिसे तुम बोलोगे इसको आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ रहा है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। हम सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं सर। ये एक बार और यहाँ मैं सबको ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर दिखाई दे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तब तुम्हें क्या करना है, जो स्टेट है स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है। यहाँ पर स्टेट दिया गया होगा, तुमने यहाँ पर स्टेट बनाया, सिस्टम है यहाँ पर है, ठीक है। सिस्टम स्टेट 1 में है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है, ठीक है। तो जो अलग अलग पाथ होगा, जो अलग अलग प्रोसेस होगा वो क्या होता है बेटा, या तो आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा बेटा, कि ये जो पाथ है इस पाथ के थ्रू टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब चेंज हो सकता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में, किसी ऑपरेशन में, किसी पाथ में, तो उसको तुम बोलोगे आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया बेटा आइसोथर्मल? सेकंड देखो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ए प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबैटिक इफ हीट enters or leave of the system during the step of the process. यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, नो हीट, ठीक है। इफ नो हीट, कोई हीट इंटर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। नो हीट
ठीक है। अगर हीट सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है ना तो सिस्टम के अंदर आ रहा है तो उसको तुम बोलोगे एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पर जो चेंज इन एनर्जी होगा, जो हीट होगा वो जीरो होगा। ठीक है। डेल्टा मतलब चेंज होता है, क्यू मतलब हीट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। डेल्टा क्यू मतलब यहाँ पर जो हीट है, हीट का एक्सचेंज जीरो है। यहाँ पे डायरेक्ट क्यू ले देते हैं, क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ सिस्टम से सराउंडिंग में। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसको तुम बोलोगे एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आइसोबारिक, बारिक मतलब होता है प्रेशर बार, है ना। आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पर Q इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो तुम बोलोगे आइसोबारिक प्रोसेस। फोर्थ में देखो आइसोकोरिक। कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है the process is said to be isoporic if the volume of the system remains constant during each state of the process are known as isoporic process। ठीक है। कितना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फोर्थ पॉइंट तक नोट कर लिया तुम लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। तो मैं स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये क्या आ गया। चलो इसको मैं बता दूंगा बाद में। यहाँ देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, है ना। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम में हो। तुमने क्या किया, एक पिस्टन लिया। ठीक है। एक पिस्टन, यहाँ पिस्टन के अंदर कोई गैस कन्फाइन होगा, है ना। पिस्टन तुमने लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ तुम चेंज लाओगे, यहाँ तुम प्रेशर को अप्लाई करोगे तो पिस्टन नीचे जाएगा, प्रेशर को रिलीज करोगे तो पिस्टन ऊपर आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो तुम प्रोसेस या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अगर वो ऑपरेशन सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को इक्विलिब्रियम में ला रहा है, हर एक स्टेप में सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम में है, उसको तुम बोलोगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर जो लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। ए प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनेटेसिमली स्लोली। इनफाइनेटेसिमली मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। तो इनफाइनाइट स्मॉल, तुमने क्या किया बेटा, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में बेटा है ना कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। ठीक है। तो अगर तुम कैसे देखो, अगर तुमने नंबर लाइन बनाया हुआ है, नंबर लाइन तो बहुत बड़ा होगा, है ना। तुमने एक छोटा सा पार्ट लिया, उस छोटे पार्ट को भी तुमने इनफाइनाइट डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो उस इनफाइनाइट पार्ट का एक पार्ट तुमने ले लिया, जो इनफाइनाइट पार्ट हुआ उसका तुमने एक पार्ट ले लिया उस इनफाइनाइट पार्ट का, उसको तुम बोलोगे इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। ठीक है। तो ये जगह इनफाइनेटेसिमली स्लोली in the manner, in such a manner that the system remains almost in a state of equilibrium at every stage, or a process carried out infinitesimally slowly so that the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force is called reversible process। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। इनफाइनेटेसिमली स्लो को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने क्या किया, एक पिस्टन बनाया। ध्यान सुनना बेटा, दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना। कुछ बोलते हैं दोबारा बता दो, जिन लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे उनको दोबारा बताना पड़ता है। ठीक है। ध्यान सुनो, यहाँ पर दोबारा ना बोलना पड़े मुझे। तुमने यहाँ पे एक पिस्टन बनाया यहाँ पर। ठीक है। पिस्टन तुमने बना दिया इस तरह से, ये पिस्टन है। ठीक है। अब इस पिस्टन को नीचे लाना है। नीचे कितना लाना बेटा, तुमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया, यहाँ पर 50 ग्राम का एक वेट यहाँ पर रख दिया। ठीक है। ये 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम का वेट रखोगे तो तुरंत ये जो पिस्टन है नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इस स्टेप पर आ जाएगा बेटा, ऊपर से नीचे आ जाएगा एक ही स्टेप में। तुमने क्या किया, नीचे से ये वाला वेट उठाया और यहाँ पर रख दिया 50 ग्राम का। ठीक है। तो तुरंत जो पिस्टन है ऊपर से नीचे आ जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, जो गैस है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो इसको तुम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल प्रोसेस नहीं बोलोगे, इनफाइनेटेसिमली स्लो प्रोसेस नहीं बोलोगे।
अगर इसी प्रोसेस को इनफाइनेटेसिमली स्लो कराना है तो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, यहाँ पर तुमने सेम पिस्टन लिया, ठीक है, ये सेम पिस्टन लिया इस तरह से, ये पिस्टन तुमने बना लिया, इस तरह से बन गया पिस्टन, है ना, इस तरह से लीवर लगा दिया ऊपर, ओके। अब यहाँ पर 50 ग्राम का वेट ना लेकर 50 ग्राम सैंड ले लिया, ठीक है, ये तुमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, 50 ग्राम सैंड ले लिया, ठीक है, ये तुम्हारा ये बाउल है, इस बाउल में 50 ग्राम सैंड है, 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम सैंड को एक साथ यहाँ पर नहीं रखना है, अब तुमने एक है ना 1 बाई 1 यहाँ पर एक एक सैंड को यहाँ पर 1 बाई 1 प्लेस करो, ठीक है, एक सैंड को उठाया यहाँ पर रखा, थोड़ा सा पिस्टन नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, है ना, लेकिन जो पिस्टन नीचे जा रहा है वो इनफाइनेटिसली स्मॉल रेट से नीचे जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पार्टिकल यहाँ रखा, इस तरह से करते 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 है ना 50 ग्राम जितना भी सैंड है पूरे पूरे सैंड को क्या करोगे, यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है, लेकिन 1 बाई 1 डालना है। इसका मतलब क्या हो बेटा, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो इनफाइनेटेसिमली स्लो है। तो अगर इस तरह से कोई प्रोसेस हो रहा है ना, अगर इस तरह से तुम प्रोसेस ला रहे हो, इनफाइनेटेसिमली स्लो प्रोसेस करा रहे हो, इसको तुम बोलोगे रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये होगा रिवर्सिबल। समझ में बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस? यस सर। हाँ, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में है ना कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, नंबर 1, है ना। और तुम अगर एक ही जो तुमने एक साइड पर डाला है उतना ही साइड में तुम यहाँ निकाल लो, तुमने एक साइड पर यहाँ डाला और फिर उस सैंड पार्टिकल को निकाल लो, जो पिस्टन है ना, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो सिस्टम है तुम उसको रीस्टोर कर सकते हो, सिस्टम को तुम रीस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सिस्टम वो रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाएगा, उसको रीस्टोरेशन ऑफ सिस्टम बोलोगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम समझ आ रहा बेटा, इक्विलिब्रियम मतलब जो सिस्टम है ना, सिस्टम और सराउंडिंग दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। मैं इक्विलिब्रियम बाद में बता दूंगा, बस ये समझ लो यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा, दूसरे के इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब जितना प्रेशर सिस्टम पर लगेगा बाहर से उतना ही सिस्टम प्रेशर लगाएगा अंदर से। यहाँ जो प्रेशर होगा है ना, एक दूसरे, देखो बेटा तुमने रस्सा कस्सी खेला होगा, है ना, जितना तुम प्रेशर यहाँ लगाते हो, अगर मान लो यहाँ पे कोई नहीं है, तुम यहाँ पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, फोर्स तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, तो क्या होगा बेटा, तुम इस साइड चले जाओगे। लेकिन रस्सा कस्सी खेल में क्या होता है, दोनों साइड से है ना, यहाँ पे अलग अलग पर्सन यहाँ क्या करते हैं, अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं। अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस साइड से लग रहा होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर पिस्टन का नेट माइग्रेशन 0 हो जाए तो उसको तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से लग रहा हो, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब? यस सर। चलो आगे चलते हैं। आगे है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल नहीं तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल समझ में आ गया बेटा? जितने भी क्विक प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, irreversible process. Any process which does not take place in above manner, that is a process which does not take place infinitesimally slowly, is said to be irreversible process. In fact, all the natural process are irreversible process, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो क्या होगा, इसको याद रख लेना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो क्या होगा, irreversible process, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये है तुम्हारा प्रेशर डायग्राम में, ये है तुम्हारा, कलर में चेंज कर लो, ये प्रेशर तुम्हारा है, ये वॉल्यूम है, तो P भी दिखाई दिया बेटा, ये प्रेशर है, वॉल्यूम है ना। देखो अगर आइसोबारिक है तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये आइसोबारिक हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्या होगा बेटा, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट आइसोबारिक, ठीक है।
अगर बात करोगे आइसोकोरिक का तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या होगा बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, समझा बेटा? ये दो कर्व डायग्राम समझ में आया बेटा? यहाँ पर दो डायग्राम, एक और डायग्राम है ये इस तरह से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पढ़ा है बेटा? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में पीवी डायग्राम कैसा होता है बेटा? पीवी डायग्राम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? पता है कि नहीं? और बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है कि नहीं? वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, याद आ रहा है तुम्हें? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एक नया प्रश्न तुमने अभी देखा था ऊपर, एडियाबैटिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है आइसोथर्मल डायग्राम के नीचे, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर Q = 0। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। समझ में आया बेटा डायग्राम? इसको बना लो। एडियाबैटिक प्रोसेस का ये ग्राफ कैसे बना? आगे बताया जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस पे पढ़ा दूंगा ना बेटा, आगे है। ठीक है, तो उसमें ग्राफ प्लॉट करा दूंगा मैं। फिलहाल के लिए बना लो, है ना? ओके सर। आगे एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस, है ना, जो साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम हो जाए, मतलब कि जहां से तुमने स्टार्ट किया था, तो ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ तुमने स्टार्ट किया था और घूम फिर कर वहीं पर आ जाओ। ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है वही तुम्हारा फाइनल स्टेट है, तो इसको तुम क्या बोलोगे बेटा? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इफ, यहाँ लिख लो, इफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इस जगह साइक्लिक। सर तो ये पाथ के इंडिपेंडेंट होगा क्या बेटा? सर ये पाथ के इंडिपेंडेंट होगा? कौन सा, ये वाला? क्यों क्यों बेटा? सर आपने बोला इनिशियल एंड, आपने बोला फाइनल एंड इनिशियल। यहाँ पर चेंज 0 होगा, जो नेट चेंज निकाल, नेट चेंज 0 होगा। ये पाथ इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, पाथ डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, याद रखो बेटा, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो उसको तुम साइक्लिक प्रोसेस बोले। बस इतना मैंने बोला, कुछ नहीं बोला है। ठीक है, बस इतना बोलो, उतना समझो, आगे बताया जाएगा। ठीक है, ये पाथ डिपेंडेंट भी हो सकता है, पाथ इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। आगे हमें पढ़ना है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? ऐसा कोई भी प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस वेयर PV पावर x = कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस में PV पावर x = कांस्टेंट होगा तो उसको तुम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलोगे। ठीक है, मिल जाएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर x क्या होगा बेटा? x कोई भी नंबर होता है। ठीक है, x यहाँ पर नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पर फ्रैक्शन होता है, इंटीजर होता है ना। यहाँ पर x क्या होता है बेटा? रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर। तो ये सब तुम्हारा पाथ हो गया बेटा। ठीक है, इतने टाइप का तूने पाथ पढ़ा। तो जो पाथ है 7 टाइप का मैंने बताया है। तुम लोगों को एनसीईआरटी में 5 टाइप का लिखा गया है, यहाँ पे 2 मैंने अलग से बताया, साइक्लिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया। पॉलीट्रोपिक में क्वेश्चन पूछा गया एडवांस में, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में भी क्वेश्चन पूछता है, मेंस में एडवांस से दोनों पूछता है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये 7 टाइप का तुम्हारा प्रोसेस या पाथ हो गया। ठीक है,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक पाथ भी इसको बोल सकते हो, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक पाथ, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, यहाँ पर एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी सिस्टम का वो चेंज होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर समझ में आ गया बेटा सबको? अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर समझ में नहीं है मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? किसी को बेटा ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया कोई भी चीज, यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट, दोबारा पूछ सकते हो मुझसे। सबको समझ में आ गया? okay. हम लोग देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो यहाँ पर। सर, हाँ बोलो सर ओपन सिस्टम में मास भी तो चेंज हो सकता है। ओपन सिस्टम में मास भी चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज होगा, दोनों चेंज होता है ओपन सिस्टम, मैंने ऊपर बोला था। हाँ बोलो, डाउट क्या तुम्हारा? तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ एनर्जी लिखा है ना? थर्मोडायनेमिक्स में बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एनर्जी के बारे में आप जो क्वेश्चन दिया गया है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा, है ना? थर्मल मतलब होगा एनर्जी, डायनेमिक्स मतलब एनर्जी चेंज। तो जो एनर्जी चेंज को हम लोग कंसिडर करते हैं, देखो बेटा मास तो हर जगह भी चेंज हो सकता है, मास जो केमिकल काइंड है वहाँ भी चेंज होगा, मास मतलब जनरल प्रोसेस किसी भी प्रोसेस में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुम मास चेंज को तुम कंसिडर करो तो मोल कॉन्सेप्ट में बेटा हम लोग मास चेंज हम लोग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली जो थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए डील करता है, थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे एनर्जी चेंज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी चेंज को हम लोग देख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स। समझ आ रहा है बेटा? ओके सर, यस सर। रेट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें पढ़ोगे बेटा, लिखा हुआ है इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड, then they are in thermal equilibrium with each other. It is also called law of thermal equilibrium. ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ तुमने दो सिस्टम बी और सी लिया, बी भी एक के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी भी एक के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर बी एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी भी है, तो इसका मतलब बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, अगर बी और ए का टेम्परेचर सेम है और सी और ए का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब बी और सी का भी, है ना, टेम्परेचर सेम होगा। तो अभी इक्विलिब्रियम बारे में नहीं जानते, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो अब अगर तुम बात करोगे इक्विलिब्रियम का, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में दोनों चीज होता है बेटा। यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी आएगा भी, यहाँ देखो ए से एनर्जी यहाँ पर आएगा और बी से एनर्जी ए में जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना एनर्जी ए से बी में आ रहा है उतना ही एनर्जी बी से ए में चला जाएगा। इसका मतलब जितना ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है, जितना एनर्जी आ रहा है उतना ही चला गया, है ना। तो नेट में जो एनर्जी आएगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। नेट एनर्जी चेंज क्या होगा बेटा, यहाँ पर ए और बी के बीच में जीरो होगा, है ना। तो अगर नेट चेंज जीरो हो रहा है तो उसको तुम इक्विलिब्रियम बोलोगे। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा नहीं कि दोनों का सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी यहाँ पर लगातार ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन नेट चेंज यहाँ पर जीरो होगा। उसी तरह से देखो ए और बी, जो ए और बी है, ए से एनर्जी सी में जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी है, ए से एनर्जी सी में जाएगा, सी से एनर्जी ए में जाएगा। लेकिन जितना एनर्जी ए से सी में आ रहा है उतना ही एनर्जी ए सी से ए में चला जाएगा। तो इसका मतलब ए और सी क्या है बेटा, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बी और सी देखो यहाँ पर जितना एनर्जी, आप देखो अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब अगर बी और सी को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में ला दोगे, जितना एनर्जी बी से सी में जाएगा उतना ही एनर्जी सी से बी में आएगा। ठीक है, ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा सबको? यस सर। ओके, यहाँ तक हो गया बेटा।
तो हम लोग जाते हैं। अब देखो यहाँ तक तुम्हारा था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक अब रेयर केस पूछता ही नहीं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि मेंस में पूछ दे, हो सकता है तुम्हारे सीबीएसई में पूछ दे, लेकिन क्वेश्चन रेयर केस पूछेगा। जो क्वेश्चन राइज होगा बेटा, मोस्टली क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आगे से, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री पूछता है या फिर थर्मोडायनेमिक्स से पूछेगा। तो ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसी से तुम्हारा आगे का जो बिल्डअप होगा, जो बिल्डिंग होगा थर्मोडायनेमिक्स को तैयार होगा। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तुमने थर्मोडायनेमिक्स देखा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर या तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होगा, एनर्जी का ट्रांसफर या तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा, एनर्जी का ट्रांसफर या तो सराउंडिंग से सिस्टम में होगा। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसफर एनर्जी है वो दो टाइप का होगा। जो तुम एनर्जी को ट्रांसफर करोगे, दो टाइप से ही एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स में ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर तुम एनर्जी को हीट के थ्रू ट्रांसफर करो, या फिर तुम एनर्जी को वर्क के थ्रू ट्रांसफर करो, है ना। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें हीट सप्लाई करना पड़ेगा या फिर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दो ही तरह से तुम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो या तो वर्क एनर्जी होगा या फिर हीट एनर्जी होगा। यानी कहा हीट एंड वर्क, तो दो ही टाइप का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वर्क एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ठीक है। तो वर्क क्या होता है बेटा, तुम लोगों ने पढ़ा है वर्क? यस सर। क्या होता है बेटा वर्क? यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मूला, हाँ क्या होता है बेटा? फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसको डिफाइन करते बेटा, क्या होता है वर्क? हाँ So force the displacement of object. फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, तो Yes sir. इसको डिफाइन करते बेटा? नहीं कर पा रहे हो ना। हीट को बेटा, हीट क्या होता है? हीट को डिफाइन करते बेटा, हीट। चलो ठीक है, वर्क छोड़ो, हीट। Heat is a form of energy which moves from hotter और मूव्स फ्रॉम, क्या बोला बेटा? region to colder region. और ऐसे बहुत से एनर्जी है जो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन तक फ्लो करता है ना। तुम वर्क से भी तुम ट्रांसफर करा सकते हो। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है, बेसिक डिफरेंस यहाँ देखेंगे हम लोग, है ना, कि यहाँ पर हीट और वर्क क्या होता है। देखो यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया है, ये सिस्टम यहाँ से जो तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये लाइट ब्लू कलर का, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है यहाँ पर, है ना। ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा है सिस्टम, और ये ऊपर वाला है सराउंडिंग में ढेर सारे मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, ठीक है। सराउंडिंग में मॉलिक्यूल दिख रहा है कि नहीं, अलग अलग, ठीक है। सिस्टम दिख रहा हो यहाँ पर, ऊपर सराउंडिंग है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग, देख रहे हो यहाँ पर एरो, देखो यहाँ पर सिस्टम ने अपना एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर हुआ बेटा, तो जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे देखो सराउंडिंग मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और सराउंडिंग का जो मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट कर रहा है, दिख रहा है बेटा, मोशन कर रहा है। यहाँ पर एरो देखो, यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है, यहाँ पर मोशन। और ये जो मूवमेंट है वो रैंडम मोशन है या नहीं, देखो अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। मतलब सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तो इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, इस एनर्जी को बोलेंगे हीट एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, इस एनर्जी क्या बोलोगे, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ ये हीट एनर्जी है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने के बाद सराउंडिंग मॉलिक्यूल थर्मल मोशन कर रहा है, ब्राउनियन मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है। इस जिगजैग मोशन को या रैंडम मोशन को थर्मल मोशन भी बोलते हैं, थर्मल मोशन। फिर से बता देंगे कौन बेटा फिर से वाला, बार बार ये फिर से पूछते हो, ध्यान से सुनते नहीं हो तुम। सर, देखो यहाँ पर आवाज नहीं होती। फिर से देखो यहाँ पर, ये तुम्हारा सिस्टम है,
ये सराउंडिंग है, ठीक है। तो सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है, दिख रहा है बेटा? बोलो यस। यस सर। हाँ, अब जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रैंडम मोशन कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो अगर सराउंडिंग मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके रैंडम मोशन करेगा उसको तुम बोलोगे हीट एनर्जी, ठीक है। और अगर सराउंडिंग मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड मोशन करेगा, देखो यहाँ पर ये जो मोशन यहाँ पर ऑर्डर्ड मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर्ड मोशन, अगर सराउंडिंग मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड मोशन करेगा उसको तुम बोलोगे वर्क एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो तुम क्या बोलोगे उसको? वर्क। यहाँ पर वर्क एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, जो मैंने नीचे डिफाइन किया उसको नोट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर ला रहा हूँ थोड़ा सा, ये हीट है, देखो हीट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। जो डिफाइन किया गया है उसको नोट कर लो, हीट को, ठीक है। When energy is transferred to surrounding as heat, the transfer stimulate random motion of the atoms in surrounding. Transfer of energy from surrounding to the system makes use of random motion, in bracket thermal motion in the surrounding. समझ में आया बेटा? ये मैंने लिख भी दिया है, यस लोग लिखना नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पर ऑर्डर्ड मोशन हो तो क्या बोलोगे उसको? वर्क बोलोगे। तो यहाँ पर वर्क को भी मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। वर्क, तो वर्क में क्या होगा? ऑर्डर्ड मोशन ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। व्हेन ए सिस्टम डज वर्क इट स्टिमुलेट ऑर्डरली मोशन इन द सराउंडिंग। अगर ऑर्डरली मोशन हो रहा है सराउंडिंग मॉलिक्यूल में उसको तुम बोलोगे वर्क, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे क्योंकि वर्क हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हीट समझ में आ गया? यस सर। Yes. तो देखो अब हीट में देखो बहुत सारा चीज पढ़ना तुम लोगों को, है ना। हीट में तुम्हें पहले हीट फार्मूला पढ़ना है, दो हीट फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू ml। इसमें से तुम कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कुछ फार्मूला, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ये हीट फार्मूला है, फिर उसके बाद कुछ सब कुछ नया आ जाएगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी एंड हीट स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस, सीपी सीवी एंड गामा फॉर द गैसेस। ये सब लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हीट फार्मूला कि हीट फार्मूला क्या होता है ना। तो देखो बेटा, कोई सब्सटेंस तुम्हारे पास है, तुमने यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है। इस ब्लॉक का मास m है और इसका टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना है, रेज करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे बेटा? यहाँ पर तुम इसको हीट दोगे, है ना, ठीक है। इसका मतलब जो Q है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना होगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर T1 से T2 ले जाना है ना, तुम्हें कुछ हीट देना पड़ेगा। अगर तुम्हें टेम्परेचर T1 से T3 तक ले जाना होगा और अगर तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना है तुम्हें और ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया पहला बात? दूसरा, अब यहाँ पे जो ब्लॉक तुमने लिया है यहाँ पर मास m1 है, ठीक है। तुमने बड़ा सा मास ले लिया यहाँ पर कैपिटल M, ठीक है। अगर छोटा सा वुडन ब्लॉक है या फिर मेटल का ब्लॉक है तो इसको हीट करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कैपिटल M है, ढेर सारा मास यहाँ पर है ना, तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। मतलब जो Q है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट सप्लाई लगेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों कंबाइन करोगे फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज लेंगे यहाँ पर T1 से T2 जो टेम्परेचर जो डेल्टा होगा यहाँ पर तुम डेल्टा से यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं डेल्टा T लिख दे रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर की, कितना तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज कराना है, ठीक है। तो डेल्टा T मतलब कितना तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज कराना है, उसको तुमने डेल्टा T लिख दिया। सो Q इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज कराना हो उतना तुम्हें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जितने मास का तुम्हें हीट टेम्परेचर इंक्रीज कराना बेटा उतना तुम्हें
हीट सप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू टेम्परेचर, रेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट एस आया बेटा, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ जो एस बेटा, वेयर कांस्टेंट एस इज इक्वल टू, वेयर कांस्टेंट एस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो स्मॉल एस यहाँ तुमने लिखा है क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हो गया तुम्हारा हीट फॉर्मूला। अगर तुम्हें टेम्परेचर T1 से T2 या T1 से T3 तक इंक्रीज कराना हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T फॉर्मूला यूज करोगे। समझ में आ गया ये फॉर्मूला सबको? यस सर। यस। ओके, अब देखो बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर रेंज नहीं हो रहा है ना? ऐसा होता है कि नहीं? तुम खूब हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा कहाँ देखा बेटा तुमने? सर स्टेट ऑफ तो जब मैटर वो चेंज होता अबाउट टू मेल्ट होता है। हाँ, फेज चेंज में कोई कुछ बोल रहा है पीछे से। ठीक है, फेज चेंज, इसने फेज चेंज बोला सही है। ठीक है, जब फेज चेंज होता है, जैसे लिक्विड से, है ना, लिक्विड बॉयल हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा हो, या फिर सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो, है ना, तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, तो वहां पर Q क्या होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, क्योंकि वहां टेम्परेचर तो है ही नहीं, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही नहीं वहां पर, है ना। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना तुम मास लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जितना मास तुम्हें इवेपोरेट कराना होगा, जितना तुम्हें वाटर को बॉयल कराना होगा, उतना ज़्यादा तुम्हें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाओगे तो क्या आएगा बेटा, Q इज इक्वल टू ml, वेयर L क्या बेटा, लेटेंट हीट, है ना, वेयर L, ये तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, वेयर L इज इक्वल टू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कितने टाइप का होता है बेटा, लेटेंट हीट कितने टाइप का होता है? तुमने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? 2 दो टाइप्स। टाइप का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट यस। ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा बेटा, द वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट 2 टाइप होगा, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को LF से रिप्रेजेंट किया जाता है। LF मतलब क्या हुआ, F मतलब फ्यूजन का यहाँ पे इनिशियल ले लिया गया। ठीक है, LF मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या लिखोगे बेटा, LV। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो L है, L 2 टाइप का होगा यहाँ पर, LF एंड LV। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला यहाँ पर आ गया बेटा, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, और दूसरा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml, है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पर Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है अगर, ठीक है, तो अगर फेज चेंज होगा तो वहां पर हम लोग Q इज इक्वल टू ml फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सॉरी ये थ्योरी वाला पार्ट जो भी है फॉर्मूला। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ, ठीक है, कैलकुलेट रिक्वायर्ड हीट, calculate the heat required
heat required to change 10 gram of ice from minus 10 degrees Celsius to 10 gram of steam at 110 डिग्रीज सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस, आइस को तुम्हें चेंज करना है बेटा स्टीम में। ठीक है, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस टू 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट। ठीक है, यहाँ पर S इज इक्वल टू है ना स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड वाटर, आइस वाटर एंड स्टीम लिखो, आइस वाटर एंड स्टीम। ठीक है, LF is equal to latent heat of fusion and LV is equal to latent heat of vaporization। इतना चीज दिया गया बेटा, इतना गिवन है। ठीक है, इसका बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वाटर एंड स्टीम, तीनों का जो स्पेसिफिक हीट है एस अज्यूम कर दिया गया है। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया LF, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन LV दिया गया है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर तुम्हें निकालना है एनर्जी चेंज, कितना यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे फ्लो चार्ट कि किस तरह से चेंज हो रहा है। ये इतना आसान नहीं तरह दिख रहा है बेटा, है ना। यहाँ देखो बेटा, पहले क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में जो आइस है, ठीक है, जो आइस है, आइस को तुम हीट करोगे। ठीक है, आइस को हीट करके आइस में ही कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर आइस अभी आइस है, लेकिन यहाँ पर जो आइस था बेटा -10 डिग्री सेल्सियस था, अब जो आइस हो गया वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा बेटा, तुमने और हीट दिया यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ये हो गया तुम्हारा वाटर। ठीक है, वाटर है, और वाटर को तुम अब हीट करोगे, और वाटर को हीट कर रहे हो तो वाटर अभी वाटर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर है 0 से हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस फेस चेंज होगा बेटा, तुम्हें मालूम है फेस चेंज 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम। लेकिन स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टीम को और हीट दोगे, जब स्टीम को और हीट दोगे तो स्टीम ही रहेगा, है ना। लेकिन जो टेम्परेचर है वो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये आइस है। तो अब देखो जो पूरा स्टेप है कितने, है ना, यहाँ जो तुमने आइस से स्टीम में कन्वर्ट किया तो टोटल कितने स्टेप में ब्रेक हो गया है पूरा क्वेश्चन, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 स्टेप में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में मान लो यहाँ पर जो हीट दिया तुमने Q1 दिया, यहाँ पर जो तुमने हीट दिया वो Q2 दिया, यहाँ पर हीट तुमने Q3 दिया, यहाँ पर हीट तुमने Q4 दिया, और यहाँ पर जो फाइनल हीट है वो Q5 दिया। जो टोटल हीट होगा यहाँ पर, टोटल हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा QT इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, है ना। अब तुम बताओगे यहाँ पर Q1 का वैल्यू मैं क्या रखूं। Q1 देखो यहाँ पर, Q1 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करोगे, यहाँ फॉर्मूला Q1 होगा ms डेल्टा T वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 10 ग्राम। ठीक है, s का वैल्यू कितना दिया गया बेटा, s वैल्यू स्मॉल s है। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 10 तुमने लिख दिया, तो हो जाएगा Q1 समझ में आ रहा है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाई 10।
Q2 क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर Yes. Q इक्वल टू ml यूज करोगे, m का वैल्यू 10, l का वैल्यू LF यूज कर लिया। Q3 में देखो यहाँ पर 0 to 100, तो यहाँ पर हीटिंग हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो टेम्परेचर यहाँ चेंज होगा तो क्या करोगे, ms डेल्टा टी। m का वैल्यू 10, s का वैल्यू s, डेल्टा टी यहाँ पर क्या होगा बेटा, डेल्टा टी 100। 100. Q4 में क्या हो रहा है बेटा, Yes. Q4 में हो रहा है ना, फेज चेंज, तो ml यूज करोगे, m का वैल्यू 10, l का वैल्यू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है यहाँ पर, LV यूज करोगे, प्लस यहाँ पर 100 to 110, बोलो क्या लिखूं, सर 10s 10s मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 100s, ये हो जाएगा 1000s और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 1200s प्लस 10LF प्लस 10LV, ये तुम्हारा हो जाएगा QT, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। अगर मान लो S का वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में, S का वैल्यू जनरली 1 ग्राम है ना, वहाँ पे S का वैल्यू क्या होता है बेटा, है ना, अगर 1 दिया गया तो S का वैल्यू 1 रख दोगे, LF का वैल्यू दिया गया 540 तो उसको रख दोगे ना, LV का वैल्यू यहाँ पर 80, LF का वैल्यू 80 होता है कैलोरी में, और 540 यहाँ पर कैलोरी में होगा, तो उसको रख सकते हो। तो दिया रहेगा, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर कांस्टेंट दिया गया उसका वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। यस सर। तो नोट कर रहे इस क्वेश्चन को। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री में नहीं पूछता है, ये फिजिक्स में पूछता है, क्योंकि यहाँ पर जो मास दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है, मास यहाँ पर ग्राम में, लेकिन केमिस्ट्री में ग्राम तो चलता नहीं है। केमिस्ट्री में लोग क्या यूज करते बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं, ठीक है, कि 1 मोल गैस है, ठीक है, उसको हीट किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चलता है। तो देखो आगे हमने पढ़ना है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो जो हीट कैपेसिटी यहाँ पे मैंने बता दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है द हीट कैपेसिटी C, जो हीट कैपेसिटी है उसको C से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी C ऑफ ए सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैंपल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी सब्सटेंस का, ठीक है, सब्सटेंस का उसका मास कितना भी हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो तुम हीट देते हो, उस हीट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। एंड हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c या कैपिटल C यहाँ लिखा हुआ है। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल C इज इक्वल टू, अगर तुम ऊपर जाओगे है ना, तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बेटा, हीट कैपेसिटी इज इक्वल C इज इक्वल टू ms, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। Yes sir. मास Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हीट कैपेसिटी आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट किया गया है, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें ये जानो बेटा कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी इज द required heat to raise the temperature by 1 degree Celsius of given substance। चाहे तुम 1 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 1 केल्विन बोलो, ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में सेम होता है। केल्विन बात करो या सेल्सियस में, दोनों का सेम होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? Yes sir. या तो 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन। 1 डिग्री बोलो चाहे 1 केल्विन, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। रेज लिखा है, रेज मतलब क्या हुआ, बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओ, है ना। फिर तुमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया 273 से टेम्परेचर इंक्रीज किया 274 में, ठीक है।
तो कितना केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बेटा यहाँ पर? 1 केल्विन, है ना। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज किया हुआ बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस हुआ यहाँ पर, लेकिन 0 केल्विन क्या लिखते हो? 273। 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? 274, है ना। तो 1 केल्विन टेम्परेचर Yes, sir. डिफरेंस हो चाहे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस हो, दोनों सेम होता है, ठीक है। सो रेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम आएगा, चाहे केल्विन में तुम रेंज इन टेम्परेचर निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में निकालो। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में देखो नीचे कुछ नहीं लिखा है, मैंने मिस हो गया लगता है मुझसे ना। चलो ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो बेटा, ऊपर जो तुमने हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा था, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, तो अगर तुम इसको डिफाइन करते हो तो कैसे डिफाइन करोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को? तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हो तो S क्या होगा? S इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई M इंटू डेल्टा टी। इफ M इज इक्वल टू 1 ग्राम, है ना, डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, देन क्या होगा बेटा? M का वैल्यू 1 रख दो, 1 ग्राम, और डेल्टा T का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस रख दो, तो S क्या होगा? S इज इक्वल टू Q, है ना। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द required heat to raise the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram substance। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है the specific heat capacity is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius at constant temperature। ये बोलना क्या बेटा? यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, उसको नोट करो यहाँ पर। दिख रहा है बेटा जो मैंने यहाँ पर घेरा है? Yes. जो मैंने, हाँ, तो ये कैसे है बेटा? ये यहाँ से आया, ठीक है। तुमने यहाँ से Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लिखा और S के लिए सॉल्व किया, M इज इक्वल टू 1 रखोगे, डेल्टा T इज इक्वल टू 1 रखोगे तो S का आएगा, Q आएगा कि नहीं? तो ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन केमिस्ट्री में ये नहीं चलता, ये चलता है फिजिक्स में। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें पढ़ोगे? फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू, जहाँ पर मास था, मास के जगह तुम क्या रखोगे? नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में मास नहीं चलता, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हो, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर C क्या होगा? इस C को तुम बोलोगे, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, वेयर C इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम मास को नंबर ऑफ मोल्स में लेकर चलोगे, अगर मास नंबर ऑफ मोल्स में है, अगर मास नंबर ऑफ मोल्स में है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। बस फॉर्मूला यही है बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। पता है फॉर्मूला डिराइव कैसे किया आपने? फॉर्मूला ऊपर ड्राइव हुआ है बेटा, फॉर्मूला ऊपर ड्राइव हुआ है, देखो यहाँ पर नहीं ड्राइव किया तुमने अभी? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लिखा है बेटा। बस यहाँ पर जो मास है, मास को तुमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिया, है ना। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या बोलोगे आप? अब कांस्टेंट तो तुमने C बोलोगे। यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। यस सर। तो नोट कर लो इसको, यहाँ लिखोगे इफ मास इज इन नंबर ऑफ मोल्स, इफ यू यूज नंबर ऑफ मोल्स इंस्टेड ऑफ मास, then specific heat capacity is replaced by molar heat capacity। तो अब देखो यहाँ पर
चेंज क्या होगा बेटा, अगर तुम इसको डिफाइन करोगे सी को, तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ये तो होगा, है ना? ये होगा बेटा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1 ले लो, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो सी क्या आएगा, क्यू आ जाएगा कि नहीं? तो कैसे डिफाइन करोगे मोलर हीट कैपेसिटी को? डिफाइन कर सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी को? मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज, बस यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है वही लिखना है तुम्हें। जहां पर 1 ग्राम था वहां पर क्या रख दोगे, 1 मोल। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो रिक्वायर्ड हीट होगा उसको तुम बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी। नोट कर लिया, लिख लिया? क्योंकि ऊपर लिखा नहीं हूं मैं, तुम्हें लिखना पड़ेगा इसको, जो मैंने बोला है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया? यस सर। दोबारा बोलूं? सर एक बार ठीक है, रिपीट करते हो। ठीक है, देखो लिखो यहाँ पर, मैं ऊपर से देख बोल रहा हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी, देखो मोलर हीट कैपेसिटी is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। ठीक है, तो रेज द टेम्परेचर के बाद क्या है? raise the temperature of 1 gram of a substance, of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius। सर हो गया, हो गया? ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैस। तो गैस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी वो क्या होगा वो तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी गैस के लिए क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल है तुम लोगों का, तो कल हम लोग देखेंगे। तो कल आने से पहले, ठीक है, कल जब तुम क्लास में आओगे तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, सबको ना हिला देता है थर्मोडायनेमिक्स, बड़े बड़े को। ठीक है, तो ये आसान चैप्टर नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, अगर तुम पढ़कर नहीं आओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पूरा पूरा नील पेटे सन्नाटा हो जाओगे। ठीक है, तो पढ़ कर आना है कल आते ही मैं क्वेश्चन दागूंगा सबसे। ठीक है, कल यहाँ पर जो लाइव है यहाँ पर है ना, तो मैं यहाँ पर सबसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला काम ये करना है, कल आने से पहले तुम लोग रिवाइज करके आओगे। ठीक है, पढ़ कर आओगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो जिसको समझ में आएगा बेटा वो जा सकते हो, जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो यहाँ पर रुक कर।